बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे जो कि बेसिकली है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम यानी LTI। LTI स्टैंड्स फॉर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। इसमें हम देखेंगे कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम जो है वो कैसे बिहेव करता है, हम किस तरह उसके रिस्पॉन्स मालूम कर सकते हैं। तो नाम से जैसे जा रहा है कि ये लीनियर भी होता है और टाइम इनवेरिएंट भी होता है। बेसिकली देर आर टू जो है वो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स सिस्टम LTI सिस्टम के हैं। कौन कौन से? एक है लिनियरिटी यानी इट शुड बी लीनियर, एंड द अदर इज इट शुड बी टाइम इनवेरिएंट यानी इनवेरिएंस को टाइम डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। A system is said to be linear time invariant LTI if it is both linear and time invariant। ये हम अपने previous lectures में भी पढ़ चुके हैं। Impulse response, that is very important thing, we will go for that। Impulse हमने पढ़ी थी कि impulse क्या होती है, basically unit impulse और rectangular pulse हमने पढ़ी थी। So impulse response is one way of describing the characteristics of an LTI system। यानी आपको याद रखना है कि LTI सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है ना वो हम इम्पल्स रिस्पॉन्स से पता करते हैं। आप इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है इसको हम आगे जाके देखते हैं। तो बेसिकली इम्पल्स रिस्पॉन्स जो ये डेल ऑफ टी है, दैट इज बेसिकली, अगर आप रिमेंबर करें अपने प्रीवियस लेक्चर को, तो ये बेसिकली यूनिट इम्पल्स है, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट किया था। जब आप ये अप्लाई करेंगे किसी भी एक LTI सिस्टम के ऊपर, तो आपके पास जो इनपुट आएगी उसे हम कहते हैं h ऑफ t, एंड दैट इज नोन एज इम्पल्स रिस्पॉन्स। यानी जो आप इम्पल्स अप्लाई कर रहे हैं उसका जो सिस्टम रिस्पॉन्स कर रहा है उसको हम h ऑफ t से रिप्रेजेंट करते हैं और इम्पल्स रिस्पॉन्स कहते हैं। यानी अगर x ऑफ t इनपुट है तो y ऑफ t आउटपुट होगी। तो अगर इनपुट जो है वो इम्पल्स की फॉर्म में होगी तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो भी इम्पल्स रिस्पॉन्स कहलाएगा। सो इम्पल्स रिस्पॉन्स बेसिकली ये जो h ऑफ t है ये आपके सिस्टम जो y ऑफ t है आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। Knowing the impulse response we can determine the output for any arbitrary, यानी कोई किसी में इनपुट होगी थ्रू कन्वोल्यूशन। अब कन्वोल्यूशन एक प्रोसेस आगे पढ़ेंगे, यानी कि अगर आपके पास डेल ऑफ टी अप्लाई करके h ऑफ टी आ जाते हैं, यानी h ऑफ टी आपको पता है किसी भी सिस्टम का, तो आप जो है वो इस प्रोसेस कन्वोल्यूशन के थ्रू आप जो है वो उस सिस्टम का ओवरऑल रिस्पॉन्स मालूम कर सकते हैं। Okay ji, now let's see what is actually impulse response. The impulse that is referred to in term of impulse response is generally a short duration time domain signal। यानी एक short duration का सिग्नल जो होगा ना like this, उसको हम बेसिकली इम्पल्स कहते हैं। और जब ये आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है। फॉर द कंटिन्यूस टाइम सिस्टम दिस इज डिराक डेल्टा फंक्शन भी कहते हैं, डेल ऑफ टी, वाइल द डिस्क्रीट टाइम सिस्टम द रोनेकर डेल्टा फंक्शन भी कहा जाता है इसको, यानी डेल ऑफ एन और डेल ऑफ टी में हम रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट्स लुक लाइक दिस, यानी ये आपकी इसकी जो विड्थ है दैट वन, दैट इज डेप्थ, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। यानी जीरो होगी तो ये इनफाइनाइट हो जाएगी, जो हमने अगर शायद आपको याद हो कि उसमें पढ़ा था। तो बेसिकली हम इसको बहुत स्मॉल ड्यूरेशन का जो है उसको हम इम्पल्स कहते हैं। सो दैट इज एक्चुअली मीन के t नॉट इक्वल टू जीरो इट्स जीरो एंड t इक्वल टू जीरो इट्स इन्फिनिटी। मीन के अगर ये बिल्कुल शॉर्ट है तो जीरो के ऊपर ये इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है, और बाकी जगहों के ऊपर ये आपकी इधर और इधर जीरो होगी। A system impulse response ऑफन जिसको हम h ऑफ t से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ द कंटिन्यूस टाइम, एंड h ऑफ n फॉर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम इज डिफाइंड एज द आउटपुट सिग्नल दैट रिजल्ट व्हेन एन इंपल्स इज अप्लाइड टू द सिस्टम इनपुट। जो मैंने आपको पहले बताया था कि h ऑफ t क्या है, बेसिकली h ऑफ t, सॉरी दिस इज h ऑफ t, ये क्या है, ये h ऑफ t बेसिकली जब आप डेल ऑफ t एक इंपल्स अप्लाई करते हैं सिस्टम के ऊपर तो जो रिस्पॉन्स आता है उसको हम h ऑफ t कहते हैं। अब why it is useful, ये क्यों यूजफुल है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि ये यूजफुल क्यों है, दैट इज आल्सो द क्वेश्चन फॉर यू। बिकॉज इट अलाउज टू प्रिडिक्ट व्हाट द सिस्टम्स आउटपुट विल लुक लाइक इन द टाइम डोमेन। रिमेंबर द linearity and the time invariance properties that we already mentioned. If we can decompose
the system's input signal into a sum of a bunch of components, then the output is equal to the sum of the system's output for each of those components. That is your superposition theorem. So what if we could decompose our input signal into a sum of scaled and time shifted impulses? Then the output would be equal to the sum of the copies of impulses response scaled and time shifted. What mean this? This mean कि अगर आपकी जो इनपुट थी अगर वो x of t है, ओके, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी? y of t आएगी. ठीक है. अब अगर आप इस x of t को ब्रेक कर देते हैं, और ब्रेक हम इतना करते हैं कि x1 x2 जो है वो बेसिकली इंपल्सेस बन जाती हैं लाइक दिस. ठीक है. तो क्या होगी? हर एक का एक अपना रिस्पॉन्स होगा. उनको जब ऐड अप करेंगे तो वो दैट इज इक्वल टू दिस वन. सो दैट इज अ सुपरपोजिशन थ्योरम. सो दैट इज वी नो कि लीनियर, और लीनियर आपको पता है कि वो सुपरपोजिशन थ्योरम को सिस्टम को फॉलो करते हैं. सो दैट इज व्हाट इंपल्स रिस्पॉन्स. ओके, फ्रॉम previous couple of slides and further 1-2 slides we have a 2 question, and that is basically your homework as well. कि आज का लेक्चर आपने सुनना है, जो पहले से स्लाइड थी उनको गौर से देखना है और आगे देखना है और इनका आपने आंसर देना है और उसको लिखना है आपने रजिस्टर के अंदर. ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में भी आ सकते हैं और ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी नीड टू हैव अबाउट एन एलटीआई सिस्टम in order to be able to compute its response to a given input signal. इन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कि आप उसका रिस्पॉन्स मालूम कर सकते हैं अगर आपको इनपुट सिग्नल गिवन है. एंड द सेकंड वन, हाउ विल वी एक्चुअली यूज दिस इंफॉर्मेशन. जो आपने इंफॉर्मेशन यहां कही है उसको आप कैसे यूज करेंगे टू कंप्यूट द रिस्पॉन्स ऑफ एन एलटीआई सिस्टम एट एनी गिवन. सो दीज आर द 2 क्वेश्चन which I ask in the next lecture as well, and also you need to write the answer of these questions in your booklet. Okay जी, लास्ट couple of slide में एक लफ्ज आया था कन्वोल्यूशन का, and that is very important. और अब हमारा जो ये लेक्चर होगा या couple of lectures वो इस प्रोसेस के गिर्द घूमेंगे. कन्वोल्यूशन होता क्या है, तो पहले हम थोड़ा सा स्लाइड को स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ. सो कन्वोल्यूशन इज एन ऑपरेटर दैट टेक्स एन इनपुट सिग्नल एंड रिटर्न्स एन आउटपुट सिग्नल. यानी कन्वोल्यूशन क्या है? एक ऑपरेटर है, जिस तरह आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं प्लस माइनस, एक ऑपरेटर है जो एक इनपुट सिग्नल लेगा और आपको आउटपुट सिग्नल देगा. वेरी सिंपल, बेस्ड ऑन द नॉलेज अबाउट सिस्टम यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ एन. क्या मतलब हुआ कि इनपुट है, आउटपुट है और सिस्टम इंपल्स रिस्पॉन्स यूज हो रहा है. इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपका एक सिस्टम है उसके ऊपर आप जो इनपुट है बेसिकली वो डेल ऑफ एन है, यानी डिस्क्रीट में हम इंपल्स अप्लाई कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, तो आपके पास क्या आ गया? एच ऑफ एन. अब अगर आप एच ऑफ एन इसका आपको पता है तो आप वाई ऑफ एन निकाल लेंगे इन दोनों की मदद से. और इन दोनों में क्या करेंगे आप? बेसिकली दैट प्रोसेस विच यू नीड टू अप्लाई ऑन दीज टू टू गेट वाई ऑफ एन इज नाउन एज कन्वोल्यूशन. यानी एक ऐसा सिस्टम है कन्वोल्यूशन कि आपको अगर इंपल्स रिस्पॉन्स किसी सिस्टम का पता है और इनपुट डेफिनेटली आपको पता है तो आप अप्लाई करके टोटल जो है आउटपुट निकाल सकते हैं. क्योंकि आपको पता है अगर ये एच ऑफ एन जो था ये तो बेसिकली एक स्मॉल ड्यूरेशन जो इनपुट की थी उसका रिस्पॉन्स था, जबकि आपकी एक्स ऑफ एन तो बहुत बड़ी हो सकती है. तो क्या होगा? जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप इससे कन्वॉल्व करके आप वाई ऑफ एन कैलकुलेट कर सकते हैं. The basic idea behind convolution is to use the system's response to a simple input signal to calculate the response of two more complex signals. That is very important thing. जब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि convolution करता क्या है, convolution basically ये करता है कि आप एक सिंपल इनपुट सिग्नल यानी एक इंपल्स जो है वो वेरी सिंपल है, स्मॉल ड्यूरेशन का सिग्नल है, उसको अप्लाई करके आप सिस्टम रिस्पॉन्स चेक कर लेते हैं और फिर आप ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स इनपुट सिग्नल होता है उसका आप आउटपुट निकाल लेते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वोल्यूशन. दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रोसेस सुपरपोजिशन. क्योंकि अगर आपको याद है वो सुपरपोजिशन में क्या करते हैं, हम इनपुट को तोड़ देते हैं और तोड़ के जब अप्लाई करेंगे तो हर एक की अलग एक आउटपुट आएगी और उनको सम करेंगे तो दैट विल बी सेम लाइक द ओवरऑल आउटपुट. दैट इज द सुपरपोजिशन थ्योरम. Now
वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कन्वोल्यूशन, क्योंकि मैंने बताया कि आज की स्लाइड्स हमारी उसी के घूमेंगी कि कन्वोल्यूशन हम करते कैसे हैं. So first thing, what is convolution? Convolution is an operator between two signals resulting a third signal. In continuous time, the first thing is continuous time. Convolution of two signals in, क्योंकि देखें दो सिग्नल्स है ना, एक कौन सा सिग्नल है आपकी इनपुट और दूसरा कौन सा सिग्नल है आपका इंपल्स रिस्पॉन्स, यानी x of t और h of t. Integrating the product of two signal. अब कैसे करते हैं? Where one signal is flipped and shifted. वापस चले जाएं शुरू की स्लाइड्स में, हमने पढ़ा था सिग्नल को शिफ्ट किया जाता है, सिग्नल को रिवर्स या फ्लिप किया जाता है, तो वो चीजें अब हम यहां यूज करेंगे. यानी किसी भी एक सिग्नल को, जो दो सिग्नल थे हमारे को इनपुट और इंपल्स, किसी एक को आप फ्लिप करेंगे और शिफ्ट करेंगे. इट डज नॉट मैटर विच सिग्नल इज शिफ्टेड और फ्लिप्ड, यानी दोनों सिग्नल में से किसी को भी आप फ्लिप या शिफ्ट करेंगे तो आंसर आपका सेम ही आएगा. इसलिए जब पेपर में आपको अगर चेंज भी कर दी जाए चीजें, एक्स ऑफ टी को एच ऑफ टी करा जाए तो इक्वेशन चेंज होंगी, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा. हैव टू टेक केयर ऑफ गेट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि जब भी आपको पता होगा, एफएससी में आप पढ़ के आए होंगे, पहले ही पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हाउ यू चूज द लिमिट्स, और उन लिमिट्स को सॉल्व करना होता है. दैट द सेम थिंग हियर. इन डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन ऑफ टू सिग्नल इन्वॉल्व समिंग द प्रोडक्ट. यही चीज फर्क होता है आपका. कंटिन्यूस में हम जब जाते हैं तो इंटीग्रल की तरफ जाते हैं, जबकि जो इसमें आपके डिस्क्रीट टाइम में है हम सम की तरफ चले जाते हैं. अगेन सेम थिंग, वेयर वन सिग्नल इज फ्लिप शिफ्टेड, इट डज नॉट मैटर विच सिग्नल इज फ्लिप्टेड, एंड टेक केयर लिमिट्स ऑफ द सम ऑफ द करेक्टेड आंसर. ठीक है, सम जो कर रहे हैं हम उसको करेक्ट लेनी चाहिए. Again, convolution and operation with the input to a system and its sample sound resulting in the input signal. तो ये different definitions हैं, तो कोई भी अगर आप रिमेंबर रखेंगे तो आपको चल जाएगा convolution क्या होता है. Okay, now अब यहाँ जो चीज समझने की है वो है कि आपका जो इम्पल्स है सिग्नल डेल ऑफ टी या डेल ऑफ एन, वो करता क्या आपके सिग्नल के साथ. इस स्लाइड को समझने से पहले मैं सिंपल सी अगर यहाँ ये चीज ड्रॉ करूं कि लेट्स सपोज ये आपका एक सिग्नल है, ठीक है, लेट्स सपोज x ऑफ t, ओके, और ये एक लेट्स सपोज 0 के ऊपर ये एक इंपल्स रिस्पॉन्स है, या इसको मैं यहां ला लूं कि यहां एक सिंपल है, यहां नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एंड दैट इज 0. तो जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरे पास? आंसर आएगा कि बेसिकली इस सिग्नल को ये इस पॉइंट के ऊपर डिफाइन कर देगा, नॉट एनी अदर, लाइक दिस. इफ x ऑफ 0 इज मल्टीप्लाइड बाय डेल ऑफ n, तो इसका क्या मतलब होगा? मतलब ये होगा कि जब n आपका 0 होगा तो ये x ऑफ 0 एग्जिस्ट करेगा, और जब नहीं होगा तो ये इसकी वैल्यू 0 होगी. क्योंकि आपको याद हो कि इंपल्स जो होती है बेसिकली वो एक पॉइंट के ऊपर वैल्यू देगा आपको, लाइक दिस. ये अगर आपका वैल्यू है तो यहां देगा, अगर ये वैल्यू यहां है 1 के ऊपर तो 1 देगा, अगर -1 के ऊपर है तो इस फंक्शन को वहीं ले जाएगा, लाइक दिस. अब x ऑफ -1 डेल ऑफ n प्लस 1 क्या है? इसका मतलब ये है कि जब x इज इक्वल n इज इक्वल टू -1 होगा, क्योंकि n जब -1 होगा तो ये 0 हो जाएगा ना, 0 के ऊपर इसको डिफाइन कर देगा, यानी ये वैल्यू आ जाएगी और बाकी सब पे 0 होगा. अगेन n-1 क्या होगा? जब ये आपका 1 होगा तो ये 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी और ये 0. इट्स मीन कि आपका जो भी ये एक्चुअल वैल्यू होती है और ये शिफ्टेड इंपल्स है जो उस फंक्शन को उस पॉइंट के ऊपर डिफाइन करेगी. तो इट्स मीन कोई भी सिग्नल जो है उसको हम इंपल्सेस की फॉर्म में, डिस्क्रीट की अभी हम बात कर रहे हैं, कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द शिफ्टेड वर्जन ऑफ इंपल्सेस. इसको हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं या सैम्पलिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं. तो बेसिक सिंपल आइडिया ये होती है कि आप इनफाइनाइट सेट ऑफ डिस्क्रीट इंपल्सेस रिप्रेजेंट करती हैं किसी सिग्नल को, और उसको सिंपल हम जो इक्वेशन लिखते हैं वो इस फॉर्म के अंदर लिखते हैं कि आपका जो x ऑफ n है दैट इज -infinity to infinity, x of k del of n minus k, and k varies from -infinity to infinity. ये थोड़ा सा आपको आगे मुश्किल लग रहा होगा मैथमेटिक्स है, बुक में भी देखिएगा और आगे स्लाइड में हम चलेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा कि हाउ वी मेक शिफ्टिंग. लेट्स सपोज ये आपके पास एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें x ऑफ n ये है. तो इसमें जो ये ये डिस्क्रीट वैल्यूज इनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंडिविजुअली? ऐसे ही कर सकते हैं कि हम इंपल्सेस के साथ मल्टीप्लाई, यानी ये आपका -3 के ऊपर है, सो इट्स मीन x ऑफ -3
और डेल ऑफ n प्लस 3, क्योंकि जब -3 यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, बाकी तमाम जगह ये 0 है। इस तरह इस वर्जन को हम इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, इसको इस तरह, क्योंकि डिस्क्रीट में आप सम करते हैं डिफरेंस को, ठीक है, तो डिफरेंट वैल्यूज लेके आप इनको सम कर दें। आई थिंक इस एग्जांपल से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये आपका एक एक्स ऑफ एन सिग्नल है, अगर आपको 3 वैल्यूज नजर आ रही हैं तो हम इन 3 वैल्यूज को इंडिविजुअली, क्योंकि सुपरपोजिशन को ज़हन में रखें, अब इस वैल्यू को अगर आप लिखना चाहें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑन -1 एंड वी नीड टू गेट कि हम मल्टीप्लाई करें इस चीज के साथ। जब इस चीज के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो सिर्फ ये वैल्यू आएगी, बाकी सब 0 हो जाएगा, बिकॉज इट्स नीड डिफाइंड एट 0, और 0 कहां होगा? n जब -1 होगा। द सेम अप्लाइज दिस वन हेयर एंड दिस वन हेयर। तो बेसिकली आपने इंपल्स वाले फंक्शन को 0 बनाना है, तो कब बनेगा? जब n की वैल्यू आप इसके अपोजिट पुट करेंगे। अब माइनस ये 1 के ऊपर है, ये आपका 0 के ऊपर है। सो दैट इज द हाउ वी शो द स्केल्ड वर्जन ऑफ इंपल्सेस। ओके, लेट्स डू वन एग्जांपल। तो एक याद रखिएगा कि जो कन्वोल्यूशन है उसको हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। वन इज ग्राफिकल एंड द अदर इज एनालिटिकल। ग्राफिकल में ये होता है कि हम डायग्राम या ग्राफ के थ्रू उसको सॉल्व करते हैं, और एनालिटिकल में हम इक्वेशन के थ्रू करते हैं। तो लेट्स टुडे वी डू एन एग्जांपल विद द ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम ये जो सामने आपको 2 डायग्राम नजर आ रही हैं, इसमें एक आपका x ऑफ n है, दैट इज योर इनपुट सिग्नल, एंड h ऑफ n इज योर इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। तो हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि हमें y ऑफ n कैलकुलेट कर सकें। तो अगर y ऑफ n डायरेक्ट दोनों को हम लिखें तो वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं अगर मल्टीप्लाई करें, ठीक है। एंड आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस, इफ नॉट देन लेट मी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अब करना क्या है? 3 मेथड थे, आपको याद हो, फ्लिप, शिफ्ट एंड फॉरवर्ड। किसी एक को आपने फ्लिप करना है। फ्लिप क्या करना है? उल्ट देना है आपने, यानी 0 पे अगर इसको करेंगे तो इन 2 को उठा के इधर ले आए, इसको करेंगे तो इनको इधर ले आए, और फिर आपने शिफ्ट करना और फॉरवर्ड करना। अब कैसे करना है ये देखते हैं हम आगे। लेट्स, दिस इज आवर सिग्नल। अब जो हमारा x ऑफ n था उसको हमने k बना दिया यहाँ, एंड दिस इज योर अनदर होमवर्क क्वेश्चन, व्हाई वी यूज नाउ k इंस्टेड ऑफ n, यानी n की जगह हम k क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मैंने इस स्लाइड में क्या किया इस वक्त कि सिंपली यहाँ x ऑफ n था, मैंने x ऑफ k लिख दिया, यहाँ h ऑफ n था, मैंने h ऑफ k लिख दिया। तो यू नीड टू टेल व्हाई वी यूज अनदर, नॉट n, व्हाई यूज k। अब फ्लिप कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम इसको, तो अगर आप देखें कि 1 2 इधर थे, इसको मैंने फ्लिप किया, यहां से उठा के ऐसे घुमा दिया, तो ये फ्लिप हो गया। अब अगर आप देखें इन 2, ये जो इस वक्त तो ओवरलैपिंग हो रही है, बेसिकली हमने ओवरलैपिंग फर्स्ट खत्म करनी ताकि हमें पता चले कि लिमिट्स हम निकाल रहे हैं कि कहां से कहां तक सिग्नल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो अभी कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसकी वजह से हम इसको शिफ्ट कर देंगे एक और, यानी इसको थोड़ा सा आगे और शिफ्ट कर दिया। नाउ वी विल सी देयर इज नो ओवरलैपिंग, तो इट्स मीन कि यहां हमारा जो है फंक्शन वो चल सकता है। तो यहां से हम अब चलेंगे, so that is now we need to move forward and see what's going on। तो ये आपका x of k, और इसके ऊपर अब इस पॉइंट के ऊपर जब आपका n लेस देन 0 था, ये 0 है ना, इससे 0 के ऊपर आपके पास जो, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0, बिकॉज हेयर 0, so these are multiplied 0, so it's mean for n less than 0 it is 0, so y of n is 0। I hope you understand। ओके जी, नेक्स्ट हमने इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड किया, मूव किया एक पॉइंट, जब एक पॉइंट मूव किया इसको, सो वी विल गेट हियर, सो इट्स मीन नाउ वी हैव दिस ओवरलैपिंग। जब ओवरलैप करेंगे तो ये 1 है, मल्टीप्लाई 0.5, सो आंसर इज 0.5 व्हेन n इज इक्वल टू 0। लेस देन 0 था, अब 0 पे पहुंचे हैं, तो इसी तरह आप स्टेप आगे करते जाएंगे एक एक। सो वी हैव नाउ y of n is equal to 2.5 when n is equal to 1, and when n is equal to 2 we have again 2.5, and then we have n is equal to 3, we have 2, because 2 this, another 0, and then we have when n is equal to 4, so we have y is equal to 0, so it's mean when n is greater than 3 it becomes 0। So that is our input signal,
and that is the responses we get. And if you plot them here, we will get these two limits, because -1 इसके ऊपर 0 थे आपके, लिमिट्स आ गई और बाकियों को आपने प्लॉट कर दिया. सो दैट इज योर आंसर y ऑफ n. तो ये आपका कंक्लूजन है, ये आपका ओवरऑल रिस्पॉन्स है x ऑफ n से. आपको पता क्या था, सिर्फ h ऑफ n और x ऑफ n था, और आपने y ऑफ n. So that is the end of today's lecture, and so I request you to please try some conclusion problem with graphical method only. और क्योंकि हमने अगर सिर्फ उसको पढ़ा है आज, डिस्क्रीट सिस्टम को पढ़ा है, तो वो आप कोई भी प्रॉब्लम दे सकते हैं शाम सीरीज की बुक से, संजय शर्मा की बुक से, या इवन कि आप ऑनलाइन भी कोई देख लें तो कपल ऑफ प्रॉब्लम. इट्स नॉट कंपल्सरी, बट आई थिंक इफ यू डू दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि आप उसको कैसे कर सकते हैं.